बच्चों, क्या हाल है? तो आज हम बात करेंगे वर्क बाय एनर्जी के सेकंड लेक्चर की, और थंबनेल आपने देख लिया होगा, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो शायद ये टॉपिक बड़ा नया हो और शायद आपको इसका एक्चुअल कंसेप्ट पता भी ना हो कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। तो शायद आपको बेसिक्स पता हो, इसके पता है तो वीडियो को स्किप करें और थोड़ा आगे से देखें, जहां पे मैं 6 एग्जांपल्स के सॉल्व कर रहा हूं। जैसे जिन लोग को ये टॉपिक आता है उनसे मैं पूछना चाहूंगा, F इज इक्वल्स टू 4y कैप प्लस 3xj कैप, क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है? अगर आप इसका आंसर जानते हो तो वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो वीडियो यहीं पे, और नहीं जानते हो तो देखो वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या फायदा है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का पढ़ने का और क्या इनकी मीनिंग है। तो मेरा नाम अलग पांडे है और बेटर है आप मुझे जानो फिजिक्स वाला के नाम से। तो यार, दो तरह की फोर्सेस फिजिक्स में डिफाइंड है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की फील लेनी है, अगर पोटेंशियल एनर्जी समझना है कि क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी देखना, जब मैं पढ़ाऊंगा तुम उछल जाओगे, तुम्हें रियली फील होगा पहली बार कि पोटेंशियल एनर्जी चीज क्या है। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट mgh। एचसी वर्मा ध्यान से पढ़ो, उन्होंने यार क्या प्यारी किताब लिखी है, 25 साल में बुक को एक बार भी एडिट नहीं किया, 25 साल में, और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट उस बुक में सबसे अच्छा दिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर समझनी है तो कंजर्वेटिव फोर्स दिल में आनी चाहिए। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, फिर बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव की। कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों ऐसी फोर्स, द वर्क डन बाय सच फोर्स, पॉइंट नंबर 1, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। पॉइंट नंबर 2, डिपेंड्स ओनली एंड ओनली, प्यार से धीमे से, ओनली एंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो रात के बज रहे हैं 1 और बन रहा है वीडियो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का, और हमको पूरी भरोसा है, पूरा ये कोलकाता वाली लैंग्वेज आ गई, माइंड मत करना, कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। Does not depend upon path work done, depends only upon initial and final position। जैसे मान लो यहां कोई पॉइंट है A और ये कोई भी एक बॉडी है, इस पे कोई फोर्स लग रही है F। अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो मान लो मैं A से गया B की तरफ, इस रास्ते से, रास्ते का नाम है 1। फिर मैं A से B गया इस रास्ते से, रास्ते का नाम है 2। फिर मैं A से B गया इस रास्ते से, ये, और रास्ते का नाम है 3। अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स का वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ या थर्ड पाथ सेम होगा। तीनों रास्तों से चलने पे इस फोर्स का वर्क डन सेम होगा। वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, किस पाथ से चले इस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहां पे इनिशियल पोजीशन A B, पहले रास्ते में, दूसरे रास्ते में भी इनिशियल A फाइनल B, और तीसरे में भी इनिशियल A फाइनल। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है और लगने वाली फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन सेम होगा। ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, कहीं से भी चलो हमें फर्क नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन में मान लो हमसे पूछता है इस रास्ते में वर्क डन क्या है, तो टफ होगा, तो हम क्या करेंगे, इस रास्ते का वर्क डन निकालेंगे और बोलेंगे वही इस रास्ते का है। भाई इस रास्ते पे वर्क डन निकालना टफ है तो हम इस रास्ते का निकाल के आंसर को क्लियर कर देंगे, खत्म, सवाल सॉल्व। ये फायदा है कंजर्वेटिव फोर्सेस का। अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव है तो वो रास्ते पे वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पकड़ो, डिस्प्लेसमेंट पकड़ो, आंसर मार दो, खत्म। सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यही मतलब इसका मेन मीनिंग तो यही है। अच्छा, फिर बात आती है सर कुछ फील लाओ इसका, है ना, फील के बिना मजा कहां। तो यार बिल्कुल फील तो हम लेके आएंगे। तो फील है कंजर्वेटिव फोर्स का सिंपल एग्जांपल विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और भी एग्जांपल मिलेंगे अपने सिलेबस में, है ना, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स। अभी के लिए स्प्रिंग फोर्स आपने पढ़ी है -kx, है ना, पढ़ी थी हम लोग ने, F इज इक्वल्स टू -kx। वीडियो कर रखा है मैंने स्प्रिंग फोर्स का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 05 फिजिक्स वाला। और तीसरी है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो तुम 12th में मिलेगी, तब उसे वहीं पे बात करेंगे। आज बात करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की। मान लो
कोई एक मास है मेरे पास m और वो इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। मैं मास m को पॉइंट A से पॉइंट C तक ले जाना चाहता हूं और ये जो डिस्टेंस है वो है L, ये एंगल है थीटा। मैं A से C तक ले जाऊंगा इस रास्ते से, पाथ नंबर 1, और फिर ले जाऊंगा इस रास्ते से, पाथ नंबर 2, यानी A से B जाऊंगा, B से C जाऊंगा। दोनों रास्ते से A से C जाऊंगा और देखूंगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों रास्ते पे सेम है या नहीं। अगर दोनों रास्ते से वर्क डन सेम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम कंजर्वेटिव फोर्स, और ऐसा होगा तो इस पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स mg इस तरह से और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा L। तो यार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, यहां से देखो ये एंगल कितना हुआ 90 और ये थीटा, मतलब एंगल है 90 प्लस थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट है L और एंगल कितना है 90 प्लस थीटा। देखो ना, फोर्स ऐसे लग रही mg और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा L, तो ये थीटा और ये 90। cos 90 प्लस थीटा बच्चों कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो दिस विल बिकम माइनस mgl साइन थीटा। फील लेना है तो एक और फील से समझो, mg का इस तरफ कंपोनेंट कितना आता है mg साइन थीटा, ये तो पता होगा, अलोंग द इंक्लाइन mg साइन थीटा। अब देखो mg साइन थीटा फोर्स हुई, डिस्प्लेसमेंट L हुआ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mg साइन थीटा इंटू L, माइनस लगा दिया क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन, जैसे भी समझ लो। mg साइन थीटा फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट L है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। एनीवेज, तो वर्क डन थ्रू फर्स्ट पाथ इज क्लियर, इट विल बी माइनस mgl साइन थीटा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय किस फोर्स की बात हो रही है, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं पाथ नंबर 2 पे, पाथ नंबर 2 पे। तो पाथ नंबर 2 पे पहले A से B चलना पड़ेगा, फिर B से C। अच्छा, A से B में देखो वर्क डन इन पाथ 2, दैट इज A to B और फिर B से C। तो वर्क डन इन AB प्लस वर्क डन इन BC कर लें, क्योंकि वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी तो ऐड कर लेंगे। AB में देखो ग्रेविटी कोई वर्क नहीं करेगी, क्यों? AB रास्ते में जब आओगे तो ग्रेविटी की फोर्स ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, एंगल कितना होगा 90, मतलब A से B चलने पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 90, cos 90 इज 0, तो इस रास्ते में वर्क डन हो गया हमारा 0। फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, एंगल 90, तो इस रास्ते में तो कोई वर्क नहीं हुआ। अब B से C में वर्क देखना है, तो B पे पहुंच गए हम, फोर्स नीचे की तरफ mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, ये L है, ये थीटा है, तो L का इधर कंपोनेंट L cos थीटा, इधर कंपोनेंट L sin थीटा, तो ये लेंथ कितनी होगी L sin थीटा। तो नीचे की तरफ फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर L sin थीटा, सो वर्क डन विल बी mg L sin थीटा, आगे लगा लिया माइनस क्योंकि एंगल है 180 का। देखो इस रास्ते में कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, एंगल 90। जब भी 90 डिग्री का एंगल होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट में तो वर्क डन 0। इस रास्ते का वर्क डन हमने सोचा तो फोर्स नीचे mg और L का इधर कंपोनेंट L sin थीटा, तो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट L sin थीटा ऊपर, एंगल 180 माइनस mgl sin थीटा। तो दूसरे रास्ते से भी जो टोटल वर्क डन आया माइनस mgl sin थीटा, पहले रास्ते से भी mgl sin थीटा, यानी वर्क डन थ्रू फर्स्ट पाथ इज इक्वल्स टू वर्क डन थ्रू सेकंड पाथ। ऐसा बच्चों इसलिए हुआ क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पहले रास्ते से दूसरे रास्ते से क्या था, सेम। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, थोड़े गले में प्रॉब्लम हो रखी है इधर एक दो दिन से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वॉइस है, झेल लो। ठीक है, थोड़ा सा झेल लो। सर क्या इतना झेलें आपको तो यार समझ में आ गया ये कि दोनों रास्तों से चलने पे वर्क डन क्या आ रहा है, अपना सेम आ रहा है। कोई और रास्ता होता कर्वेचर वाला, तब भी वर्क डन क्या आता, माइनस mgl sin थीटा। तो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तुम। तो मैं जेई में उल्टा घुमा घुमा के पाथ दिया है, तुम मत लो पाथ, तुम कोई दूसरी पाथ काट के ले लो जिसका डिस्प्लेसमेंट आसान हो और वहां का वर्क डन निकाल लो। अगर फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, इसका वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। क्या प्रूफ समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर प्रूफ कर दिया मैंने कि इस तरफ चलने पे यहाँ पे वर्क डन 0, फिर यहाँ पे नीचे mg, ऊपर L sin थीटा डिस्प्लेसमेंट माइनस mgl sin थीटा, और इधर इसी तरह से स्प्रिंग फोर्स भी हमारी कंजर्वेटिव है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव। पर यार एक
फील मैं आपसे चाहता हूं कंजर्वेटिव फोर्स का आपको मिले, एक फील देना चाहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का, ठीक है? क्या फील देंगे सर आप, देखते हैं। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे, सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, ठीक है? मान लो बच्चों हम कोई क्लोज्ड पाथ ले लें, क्लोज्ड पाथ मतलब जहां से चले वापस वहीं आ गए, हम ए से चले कहीं गए, फिर 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 वापस ए पे आ गए, ए से बी गए, बी से सी गए, डी गए, और कर्वेचर पाथ यहाँ पे ई है और वापस ए पे। अगर हम ए से चलकर वापस ए पे आ जाएं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा, यही इनिशियल पॉइंट, यही फाइनल। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है और लगने वाली फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। चाहे हम ऐसे जाएं, चाहे हम ऐसे जाकर ऐसे वापस आ जाएं, चाहे हम यहीं पे खड़े रहें, क्योंकि वो भी एक पाथ है खड़े रहना। यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in a closed path is always 0। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है और लौट कर वापस वहीं आए तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी 0। कैसा भी क्लोज पाथ है, अगर लौट कर वापस वहीं आ रहे हो क्लोज पाथ में और लगने वाली फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन 0, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, और क्लोज पाथ में यही इनिशियल पोजीशन यही फाइनल पोजीशन, तो भैया वर्क डन 0। नहीं बिलीव हुआ? जैसे मान लो ये मास m है, इसको मैं ऊपर ले जाऊं a से b और फिर नीचे ले आऊं b से a। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ, हाइट मान लो h, यहां भी h, तो a से b जाते वक्त नीचे की तरफ फोर्स mg, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट h, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पहले रास्ते में बोलो कितना होगा? -mgh, क्योंकि फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर। लौटते वक्त ये मास m, ग्रेविटी की फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, वर्क डन बाय ग्रेविटी लौटते वक्त कितना हो जाएगा? mgh। हाँ कि ना भाई, फोर्स भी नीचे डिस्प्लेसमेंट नीचे तो वर्क डन पॉजिटिव, यहाँ पे फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर वर्क डन नेगेटिव। अब a से b, b से a, टोटल वर्क डन जोड़ो -mgh प्लस mgh कितना आया? 0, क्योंकि पाथ कैसी है? क्लोज्ड। a से चले वापस a पे लौटे, a से b गए वर्क डन -mgh, b से a आए mg भी नीचे डिस्प्लेसमेंट नीचे प्लस mgh, और ऐड किया नेट वर्क डन 0। मतलब क्लोज्ड पाथ में, कौन सी पाथ में? क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इज ऑलवेज 0। अभी इसको यूज करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से यूज करेंगे। इस पॉइंट को लिख लो, नोट करके लिख लो, इसको बड़े अच्छे क्वेश्चन यूज करने जा रहे हैं हम, आगे देखना भी क्वेश्चन आने वाला है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, यानी घूम के वापस वही आए तो वही इनिशियल वही फाइनल, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब कि वर्क डन 0। सर ये तो हमेशा होता है, अगर हम लौट कर वापस वहीं आते हैं तो वर्क डन 0 होता है, क्योंकि हमें सभी ने बोला है कि अगर बॉडी लौट कर अपनी पोजीशन पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट 0 और वर्क डन 0। गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। जरूरी नहीं कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो टोटल वर्क डन 0 हो। लिखो नोट्स में, लिखो, अभी आगे बिलीव करा दूंगा, लिख लो नोट्स में। जरूरी नहीं, लिखो नोट्स में, जरूरी नहीं कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो टोटल वर्क डन 0 हो, जरूरी नहीं। जरूरी तब है जब फोर्स कंजर्वेटिव हो, तब ये चीज होगी। हर तरह की फोर्स में ये चीज नहीं होगी। If you go to school and you come back to home, then total work done is not 0, क्योंकि फोर्स की बात नहीं हुई कि किस फोर्स की बात कर रहे हैं। सर बहुत कंफ्यूज कर रहे हो आप, देखते रहो वीडियो, सारी कंफ्यूजन क्लियर होगी बच्चों। सच्चे दिल से, ईमानदारी से मैं आपको यहाँ पे अपने सारे कंसेप्ट देने आया हूँ। जितना मैंने सीखा है इस इंडस्ट्री से उतना मैं वापस लौटाने आया हूँ। चलो देखो, मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट 0 होने पे भी वर्क डन 0 हो, जरूरी नहीं। ध्यान से देखना, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास m का, मैं इसको a से b पे ले जाऊंगा और वापस b से इसको a पर लाऊंगा। और बात करते हैं, मैं इसको a से b ले गया, फ्रिक्शन की फोर्स किधर लगेगी? ऐसे लगेगी?
हाँ कि ना, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप इसको इधर खींच के ले जाओगे फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट अपना s है, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन द पाथ a to b विल बी माइनस fs, यस और नो। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट है, फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा, माइनस fs। फिर ये ब्लॉक यहां पहुंचा b पे, अब इसको मैं इधर खींच कर लेके आया b से a, फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। हाँ कि ना, फ्रिक्शन विल अपोज द मोशन और डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, हाँ या ना भाई। जब आप इधर को इधर खींचोगे तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। इस बार वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन द पाथ b to a will again be minus fs, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। यस और नो। टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन a to b to a, बोल जीरो की नॉन जीरो भाई, बोल जीरो की नॉन जीरो भाई। इधर माइनस fs, इधर माइनस fs, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज इक्वल टू माइनस 2fs। क्या बात समझ में आई? क्लोज्ड पाथ में यानी डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जीरो हो तो जरूरी नहीं कि वर्क डन जीरो हो, डिपेंड करेगा किस फोर्स के वर्क डन की आप बात कर रहे हो। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्लोज्ड पाथ में भी जीरो नहीं होता, दिखा दिया मैंने। जब A से B ले जाओगे फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन माइनस fs। जब B से A लेके आओगे फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन फिर माइनस fs। टोटल वर्क डन क्लोज्ड पाथ में, टोटल वर्क डन क्लोज्ड पाथ में वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो। सभी फोर्सेस का वर्क डन क्लोज पाथ में यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पे जीरो नहीं होता। नोट करके लिख लो इस बात को। क्लियर हो गई बात? क्यों? क्योंकि बच्चों मेरे प्यारे फ्रिक्शन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये था कंसेप्ट, क्लियर हुआ? फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? डेफिनेशन, अ फोर्स which is not conservative is a non-conservative force। सीधी सादी definition, a force which is not conservative, जो conservative नहीं है, that is non-conservative force। इसका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, रास्ते पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन का वर्क डन रास्ते पे डिपेंड कर रहा है। आप इस रास्ते पे गए फिर इस रास्ते से लौटे, कहानी पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल फाइनल पोजीशन पे सिर्फ डिपेंड करता तो ए से चलकर ए पे आने पे वर्क डन जीरो आता, पर नहीं आया। What is a non-conservative force? क्लियर हो रहा है? कुछ जा रहा है? मैं कैसा लग रहा हूं? बहुत गंदे सर, टीचर किसको अच्छा लगता है? रात में पढ़ा रहे हो, सुबह पढ़ रही हो, नोट्स लिखा रहे हो, मजा नहीं आ रहा। मस्ती करने का 11th में आया, प्यार करेगा, दोस्तों के साथ घूमेगा, मूवी देखेगा, एंटमैन आया है, सर दिखा दो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तो यार नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, डिपेंड्स अपॉन पाथ, पाथ पे वर्क डन डिपेंड कर जाए। जैसे मान लो हम A से B, जैसे मान लो ये एक टेबल है, पहले समझो कहानी को, अच्छा एग्जांपल देता हूं। यहां पे एक मेरे पास टेबल है, ठीक है, ठीक है। इस टेबल पे मान लो यहां पे एक मास रखा है और उसको मैं A से B पे ले जाऊं, तो पहले मैं उसको ले गया फर्स्ट वाली पाथ से और फिर मैं उसे ले गया इस वाली पाथ से, सेकेंड वाली पाथ से। ये बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या दोनों रास्तों में सेम होगा कि डिफरेंट? सोच के बोलना। डिफरेंट होगा भाई। यहां पे डिस्प्लेसमेंट इतना सा, फ्रिक्शन इतनी देर लगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कम होगा। यहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ज्यादा होगा भाई। एक तो इसका वर्क डन होगा, फिर इसका वर्क डन, फिर इसका वर्क डन। ये वाला तो सेम हो गया, यहाँ ये वाला और ये वाला एक्स्ट्रा है कि नहीं भाई? जब ऐसे जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। जब ऐसे जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस एफ एस ये एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं? बाकी ये वाला तो इसी के बराबर हो जाएगा। यानी वर्क डन थ्रू फर्स्ट पाथ इज नॉट इक्वल टू वर्क डन थ्रू सेकंड पाथ। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड अब नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करता है। लंबे रास्ते से जाओगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, पूरे रास्ते फ्रिक्शन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट वर्क डन ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, क्लोज्ड पाथ में
क्लोज्ड पाथ में वर्क डन विल नॉट बी इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ए से बी गए, वापस बी से ए आए, पर वर्क डन टोटल 0 नहीं आ रहा था। तो सिंपल डेफिनेशन ये है, जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। सिंपल, जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स याद रखें, कंजर्वेटिव फोर्स जिसका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, जिसका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड ना करे, और जिसका वर्क डन क्लोज्ड पाथ में 0। क्यों क्लोज पाथ पे 0? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। क्लोज पाथ में इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएंगे? सेम। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल, जीता ज्यादा एग्जांपल आपको मिल गया है फ्रिक्शनल फोर्स। सो रिमेंबर दैट अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 हो जरूरी नहीं। कहां पे जरूरी है ये चीज? जब लगने वाली फोर्स कैसी हो आपकी, कैसी हो? कंजर्वेटिव हो। नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं होगा। नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन रास्ते पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप यहां जाओगे वापस आ जाओगे तो वर्क डन 0 नहीं होगा। इस तरफ भी वर्क डन होगा, इस तरफ भी वर्क डन। चलो, थोड़े बहुत कंसेप्ट तो मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो गए। अच्छा सर, हम थोड़ा बहुत तो समझे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी थी हमारी, कंजर्वेटिव, और फ्रिक्शनल फोर्स कैसी हमारी, नॉन कंजर्वेटिव। डिफरेंस भी हम समझ गए, है ना? कहो तो मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, थोड़ा साइड में यहां पे आके लिख लो एक बार। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, और इस तरफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा याद रखने के लिए। तो यार, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन थ्रू फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन थ्रू सेकेंड पाथ, और यहाँ पे वर्क डन थ्रू फर्स्ट पाथ इज नॉट इक्वल टू वर्क डन थ्रू सेकेंड पाथ। यहाँ वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए दोनों पाथ पे वर्क डन सेम। और यहां पाथ पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट कि अगर क्लोज्ड पाथ हुई, तो जहां से चले वापस वहीं आए, वर्क डन 0, और यहां पे वर्क डन विल बी नॉट इक्वल टू 0 इन क्लोज्ड पाथ। यहां वर्क डन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। और यहां वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। बस इतनी सी बातें हैं। क्लियर हो गया? इन दोनों में से पोटेंशियल एनर्जी जो चीज है वो डिफाइंड है सिर्फ इन फोर्सेस के लिए। फ्रिक्शन की कभी पोटेंशियल एनर्जी सुनी है? नहीं। ग्रेविटेशन की पोटेंशियल एनर्जी सुनी है? हाँ। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी सुनी है? हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सुनी है? हाँ। हाँ भाई, यानी जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं वो पोटेंशियल एनर्जी को बर्थ देती हैं, या शायद उसी से बर्थ लेती है। पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कोई भी पोटेंशियल, फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी नेवर लिसन, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यस, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यस। क्लियर? चलो भाई, अब अच्छे सवाल इसके देखो। कैसे पता लगाऊं सर कि गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव नहीं? जैसे मैं आपको सीधा साधा एक एग्जांपल देता हूं। अब क्वेश्चन आ गया, मान लो जेई में मेंस में 1 नंबर का 3 नंबर सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, सो सॉरी, मेंस में आ गया 4 नंबर सवाल। इफ f इज इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप इज कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, या 4 ऑप्शन दे दिया, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, और बोल देगा डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ x, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ y। 4 ऑप्शन बन जाएंगे। पहला ऑप्शन है कंजर्वेटिव, दूसरा ऑप्शन नॉन, तीसरा ऑप्शन डिपेंड्स अपॉन x, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन x, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको डिपेंड्स अपॉन बोथ x एंड y, डिपेंड्स अपॉन x एंड y। चलो अब बताओ इसको कैसे करेंगे? जितने लोग को आता था कंसेप्ट वो बताएं, कैसे करेंगे इसको? कंजर्वेटिव है ये फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव है, x पे डिपेंड करेगी कि x y दोनों पे डिपेंड करेगी? नहीं आया समझ में? लिखिए मेथड। अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है, तो पहले उस फोर्स को तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, एफ एक्स वाई आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। पहले इस तरह से लिख लो। अब चेक करो कंडीशन 1, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरी कंडीशन, differentiation of fx with respect to z is equals to differentiation of fz with respect to x। तीसरी कंडीशन, ध्यान दो क्या कर रहा हूं,
अब की बार ध्यान देना, y और z को कंपेयर करूंगा, ध्यान देना, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू y। अब शायद समझ में आ गया हो क्या किया मैंने। x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, y वाली फोर्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के बराबर। x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल्स टू z का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y वाली फोर्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल्स टू z वाली फोर्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर ये तीनों कंडीशन, एक नहीं, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी गिवन फोर्स कंजर्वेटिव होगा। अब ये डेल क्यों लगा है, डी क्यों नहीं लिखा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहां पे x वाली फोर्स को डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, यहां y वाली फोर्स को x के रिस्पेक्ट में, दोनों बराबर, तो इसको चेक करो, फिर इसको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी देन ओनली फोर्स विल कंजर्वेटिव, एल्स नॉन कंजर्वेटिव। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो गिवन फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। नोट करें, पहले इसको नोट करें तभी सवाल करा पाऊंगा इसके। नोट करें, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू y वाली फोर्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आई, बढ़िया सवाल इससे भी हिलने वाले हैं, बड़े बड़े सवाल। क्लियर, लिख लिया, लिख लिया। आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं क्या ये कंडीशन इस सवाल में लग रही है कि नहीं लग रही है। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया fx, ये हो गया fy, हाँ या ना, ये हो गया fx, ये हो गया fy, और fz की वैल्यू मेरे ख्याल से 0 है क्योंकि k का कोई टर्म नहीं है। चेक करते हैं पहली कंडीशन, dfx विथ रिस्पेक्ट टू y, dfy विथ रिस्पेक्ट टू x। fx की वैल्यू क्या है, x, तो x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y को x कैसा दिखेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। fy की वैल्यू कितनी है, y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x को y कैसा दिखेगा, कांस्टेंट, तो 0। हाँ, तो दोनों बराबर है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z, डिफरेंशिएशन ऑफ fz विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y की फोर्स कितनी है, y, और y को डिफरेंशिएट करना है z के रिस्पेक्ट में, तो z को y कैसा दिखेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। भाई z के लिए y क्या है, कांस्टेंट है, z के लिए z वेरिएबल होगा, z स्क्वायर वेरिएबल होगा, z के लिए yx क्या होते हैं, कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स इन दी z डायरेक्शन, 0 का डिफरेंशिएशन किसी भी रिस्पेक्ट में 0। तीसरी कंडीशन, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ fz विथ रिस्पेक्ट टू x। x डायरेक्शन की फोर्स क्या है, x का डिफरेंशिएशन z के z को x कैसा दिखेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। z डायरेक्शन की फोर्स कितनी है, 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0। ऑल द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, हेंस द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव, द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव। कोई टेंशन नहीं, द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव। क्लियर हुआ? चलो अगला एग्जांपल देता हूं। हमेशा जरूरी नहीं कि 0 0 आए, एग्जांपल्स पे ध्यान दो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ द गिवन फोर्स इज, फिर से आपको बताना है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। इफ द गिवन फोर्स इज 3y कैप प्लस 3x j कैप, तो फाइंड करिए कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, डिपेंड्स अपॉन x, डिपेंड्स अपॉन x एंड y। कंडीशन 1, डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन अपॉन del y, डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स इन फोर्स इन y डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये हो गया fx, क्यों भाई सर यहाँ तो y लिखा है, अरे ये देखो i कैप का मतलब ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, x। j कैप का मतलब ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, y। इससे मत कंफ्यूज होना कि ये y लिखा है तो fy। i कैप बताता है इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, x, मतलब ये fx है, ये fy। और fz की वैल्यू कितनी है, 0। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, i कैप का मतलब ये फोर्स किस डायरेक्शन में, इतनी, x में। तो fx कितना है, 3y, 3y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा, 3। fy कितना है, 3x, 3x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, 3। ओए बराबर तो आ रहा है। सेकंड कंडीशन, dfx अपॉन डेल z, इसको डेल बोलते हैं, डेल fz अपॉन डेल x। काफी देर से मैं d बोल रहा था तो जज मत कर देना, डेल बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, जल्दी जल्दी बोल रहा था। तो डेल fx कितना है, 3y विथ रिस्पेक्ट टू z, तो z की रिस्पेक्ट में y कैसा, कांस्टेंट, तो 0 आया। डेल fz अपॉन डेल x, भाई ये बताओ सही है कि नहीं, fx कितना है, 3y, 3y को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, z, z के लिए पूरा 3y, कांस्टेंट, तो 0।
डेल एफ जेड की वैल्यू कितनी है 0 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 0 का डिफरेंशियल 0। चलो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन डेल एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल जेड, डेल एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई। चलो चेक करते हैं। y डायरेक्शन की फोर्स 3x, इसका डिफरेंशियल z के रिस्पेक्ट में, z को 3x कैसा दिखेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, z कितना है 0 भाई, z का तो डिफरेंशियल 0। तीन कंडीशन सेटिस्फाइड, द गिवन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या समझे, मजा आ रहा, समझ में आ रहा, बढ़िया, एकदम बढ़िया। बिजली से चमकी चमकी रे, क्या बोली मेरी बिंदिया दीवाने मेरे सुन, अरे दे रहा हूं यहाँ क्वेश्चन चेक करके देखें। 3x i कैप प्लस 4y j कैप, इसको चेंज कर देता हूं 3y i कैप प्लस 4y j कैप। चेक करें कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव। पहली कंडीशन डेल fx बटे डेल y इज इक्वल टू डेल fy बटे डेल x। x डायरेक्शन की फोर्स ये वाली है, 3y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 3 आया। y डायरेक्शन की फोर्स ये वाली है, इसको डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, इसको कर लो 4x, y भी कर सकते, कुछ भी कर सकते थे। y डायरेक्शन की फोर्स ये है क्योंकि j लिखा है, और इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो 4x का x के रिस्पेक्ट में 3 4 व्हिच इज नॉट इक्वल, सीधा सीधा फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। सोचने की जरूरत भैया जी नहीं है, यू डोंट नीड टू थिंक। अब देखो इसी को सवाल को और कितना मैं घुमा सकता हूं, और घुमाओगे इस सवाल को, हाँ देखो मैं इसी सवाल को और कितना बढ़िया प्यारे से घुमा सकता हूं। क्या घुमाऊंगा, मैंने कहा अ फोर्स F is equals to I cap plus 3y j cap acts on a body and follows the path as shown. Calculate the net work done. तो ये एक रास्ता है, ये एक पॉइंट है O 0,0, यहां से हम गए यहां पॉइंट A पे, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,A। फिर यहां से हम आगे गए पॉइंट B पे, इसका कोऑर्डिनेट है A,A। फिर यहां से हम आए पॉइंट C पे, इसका कोऑर्डिनेट हो गया A,0, और फिर यहां से हम वापस आए O पे। तो हम O से गए A से गए B से गए C से गए O पे। तो हमसे पूछा वर्क डन इन द पाथ O to A to B to C to O is equals to कितना by this force, and the options are given to you over here. 3A minus 3A 0 D 1 by 3A। चार में से क्या है, चलो सोचो और बताओ, पॉज करो और सोचो भैया, पॉज करने का फिर सोचने का फिर आंसर मारने का, क्या होगा रे, बोल भाई रे, बोल रे बोल। पहले चेक कर लें कहीं ये फोर्स कंजर्वेटिव तो नहीं, क्योंकि ये पाथ कैसी है क्लोज्ड, तो यार पहले चेक कर लो कहीं ये कंजर्वेटिव फोर्स तो नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन 0 भी है। चेक करते हैं, यहाँ पे ये होगा fx, ये होगा fy। fx की वैल्यू है 1 i कैप, fy की वैल्यू है 3y। कंडीशन नंबर 1, डेल fx बाई डेल y इज इक्वल्स टू डेल fy अपॉन डेल x। तो fx की वैल्यू है 1 का डिफरेंशिएशन किसी भी रिस्पेक्ट में 0 आएगा, 1 तो कांस्टेंट होता है। डेल fy कितना है 3y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, दूसरी क्या थी, डेल fy बटे डेल z इज इक्वल टू डेल fz बटे डेल z डेल y, सही है। तो fy की वैल्यू है 3y, और 3y को आप डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, तो यार z के लिए 3y कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0, और fz की वैल्यू दिख ही रही है ही नहीं यहाँ पे, यानी 0 का डिफरेंशियल तो 0 ही होगा, तो ये भी सही है। तीसरी कंडीशन बच्चों होगी डेल fx विद रिस्पेक्ट टू डेल z इज इक्वल्स डेल fz विद रिस्पेक्ट टू डेल x। fx की वैल्यू है 1 का डिफरेंशियल, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में 0, fz की वैल्यू 0 का डिफरेंशियल 0। ओए तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड भाई साहब, द गिवन फोर्स वाज कंजर्वेटिव, आपको बेवकूफ बनाया गया। द गिवन फोर्स वाज कंजर्वेटिव, ये पूरी एक क्लोज पाथ है, द वर्क डन विल बी 0। नोट, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन
इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, जहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम थी, सो द वर्क डन विल बी जीरो। तो एक बड़ा सा सवाल था, टाइम लगने वाला था, इंटीग्रेट, डिफरेंशिएशन क्या क्या कर सकते थे, वेरिएबल फोर्स है। इसको जनरली बच्चा देखेगा सोचेगा वेरिएबल फोर्स है, एफ डी एक्स लगाएं, एफ वाई डी वाई लगाएं, जोड़ें घटाएं, चार रास्ते ना। पहले चेक कर लो अगर एक ऑप्शन जीरो, कहीं गिवन फोर्स कंजर्वेटिव तो नहीं। ये तभी कर पाओगे जब ऐसे सवाल देख कर जाओगे पहले से। क्लियर है? जैसे एक और सवाल मैं देता हूं आपको, एक और सवाल, बस उसमें हम लेक्चर आज का खत्म करेंगे। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में इससे ज्यादा पढ़ने को कुछ है भी नहीं, जो जो हो सकता था मैंने आपको सब बताया, और ये बताया कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है, ये याद रखना, आगे इसको यूज करेंगे बहुत हम लोग। एक और सवाल, इफ F is equals to x square I cap plus y j cap acts on a body and it is taken from A to B as shown, which is correct? तो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, यहां पे है पॉइंट ए, यहां पे है पॉइंट बी, और मैं एक बॉडी को जिसके ऊपर ये फोर्स लग रही थी, इस बॉडी को मैं ए से बी ले गया ऐसे फर्स्ट पाथ से, और ए से बी ले गया ऐसे सेकंड पाथ से। तो चार ऑप्शन बोल रहे हैं, द वर्क डन बाय दिस फोर्स, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज फर्स्ट पाथ का इक्वल टू सेकंड पाथ, ऑप्शन बी फर्स्ट पाथ का नॉट इक्वल टू सेकेंड वाला, ऑप्शन सी फर्स्ट पाथ का ग्रेटर देन सेकेंड पार्ट, ऑप्शन डी सेकेंड पार्ट का ग्रेटर देन फर्स्ट। तो हो सकता हो दो करेक्ट हो, क्योंकि अगर ये सही होगा तो इन दोनों में से भी एक सही होगा ही होगा, अगर बराबर नहीं है तो एक बड़ा होगा, और हो सकता हो कोई एक ही सही हो। तो हम चेक कर लें कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, पाथ पे डिपेंड करेगी कि नहीं। तो ये हो गया बच्चों एफ एक्स, ये हो गया एफ वाई, बस अब हमें इसे निकालना होगा। पहली कंडीशन, del fx बटे del y is equal to del fy बटे del x। तो fx की वैल्यू x स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन जीरो। fy की वैल्यू y, और x के रिस्पेक्ट में y क्या है, कांस्टेंट, वैल्यू जीरो, बराबर। दूसरी, del fy बटे del z is equal to del fz बटे del y, ये चेक करें। तो del fy की वैल्यू कितनी है, y, z के रिस्पेक्ट में y क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो, fz की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो का डिफरेंशियल जीरो। ये जैसे तीसरा वाला भी देखोगे तो जीरो जीरो आएगा, और तीनों कंडीशन बराबर, मतलब कि गिवन फोर्स फिर से क्या थी, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी फर्स्ट पाथ और सेकंड पाथ का वर्क डन बराबर। तो बच्चों ये थी पूरी कहानी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। अगला वीडियो या तो पोटेंशियल एनर्जी पे करूंगा या वर्क एनर्जी थ्योरम पे, देखते हैं जो टॉपिक ज्यादा सीक्वेंस में लगा। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।